अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज़। पेज नंबर है मेरे पास 10 और टॉपिक है हमारे पास अफ़गान जिहाद एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, 10th क्लास आप लोगों के मैंने इससे पहले कुछ लेक्चर डाले थे, लेकिन वो तकरीबन 1 साल पहले डाले थे मैंने। तो अब ये मैं नए लेक्चर आप लोगों के शुरू कर रही हूँ, ठीक है। ये जो 9th वाला मेरा बैच अब 10th में गया है, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हम इसको शुरू करते हैं। अफ़गान जिहाद एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। 80,000 रशियन ट्रूप्स entered Afghanistan in December 1979 and took the control of the country in their hands. 80,000 रशियन जो फ़ौजी थे, ट्रूप्स कहते हैं फ़ौजियों को, ठीक है, एंटर हो गए अफ़गानिस्तान में दिसंबर 1979 में, ठीक है। और उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया मुल्क का अपने हाथों में, यानी कि कब्ज़ा कर लिया। द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान स्टार्टेड आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट दिस इंटरवेंशन। इंटरवेंशन कहते हैं मुदाखलत। अफ़गानिस्तान के लोगों ने इस जो मुदाखलत थी, इसके ख़िलाफ़ जो फ़ौजी जद्दोजहद थी, आर्म स्ट्रगल से मुराद यानी कि फ़ौजी जद्दोजहद शुरू कर दी, यानी कि उन्होंने अपने मुल्क के दिफा के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस सिविल वार कंडीशंस वर्सेंड टू सच एन एक्सटेंट, यानी कि इस सिविल वार के नतीजे में हालात इस कदर ख़राब हो गए और इस हद तक पहुंच गए दैट मिलियंस ऑफ अफ़गान सिटीजन्स हैड टू लीव देयर होम्स, के मिलियंस अफ़गान सिटीजन्स को, शहरियों को अपने घर छोड़ने पड़े एंड माइग्रेट टू पाकिस्तान, और उन्हें पाकिस्तान हिजरत करनी पड़ी, यानी कि पाकिस्तान आ गए बहुत ज़्यादा तादाद में अफ़गान शहरी। द नंबर ऑफ अफ़गान रिफ्यूजीज़ एंटर्ड पाकिस्तान, बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान रिफ्यूजीज़ जो हैं, पनाह गुज़ीन को कहते हैं, जो पनाह लेने के लिए आते हैं, पाकिस्तान में एंटर हुए एट डिफरेंट टाइम्स, मुख्तलिफ़ औकात में, क्रॉस 3 मिलियन। अफ़गान मुहाजिरीन की तादाद 30 लाख से तजावुज़ कर गई, यानी कि इतने ज़्यादा तादाद में अफ़गानी लोग पाकिस्तान में पनाह लेने के लिए आए इस जंग के नतीजे में, ठीक है। America and other world powers supported Pakistan's effort to help Afghan people in their struggle against Russian occupation. अमेरिका और आलमी ताकतों के ताउन से नीज़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मुश्तरका जद्दोजहद के नतीजे में रूसी फ़ौज को शिकस्त हुई। The Soviet Union was compelled to withdraw her forces from Afghanistan in 1989. और फिर 1989 में सोवियत यूनियन अपनी फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकालने पर मजबूर हो गया, ठीक है, यानी 89 में। इफ़ अफ़गान जिहाद हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द वर्ल्ड इन जनरल एंड फॉर पाकिस्तान इन पर्टिकुलर। अफ़गान जिहाद ने पूरी दुनिया बिलखसूस पाकिस्तान पर दर्जैल असरात मुरतब किए। इस सिलसिले में पेज नंबर 11 पे हम आ जाएंगे और फिर इनके पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये दे रहे हैं कि फाउंडेशंस ऑफ द सोवियत कम्युनिस्ट रिजीम स्टार्टेड शेकिंग ड्यू टू दिस मिलिट्री डिफीट एंड द सोवियत यूनियन वाज फाइनली डिसइंटीग्रेटेड विद इन फ्यू ईयर्स इन 1991। फौजी शिकस्त के नतीजे में रूस की कम्युनिस्ट हुकूमत की बुनियादें हिल गईं और चंद साल बाद 1991 में सोवियत यूनियन का शिराजा बिखर गया। पाकिस्तान emerged as a dignified and honorable country with an improved image in the community of nations, but this victory also created some problems for Pakistan in future. इस जंग के नतीजे में आलमी बिरादरी में, यानी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ, लेकिन मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तान के लिए इसके नतीजे में मसाइल भी पैदा हुए इस फतह के बाद। इलीगल वेपन्स वर ब्रॉट इनटू पाकिस्तान ऑन लार्ज स्केल। गैर कानूनी असला पाकिस्तान में वसी पैमाने पर लाया गया, ठीक है। ड्रग्स लार्जली स्प्रेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस ड्रग्स जो हैं यानी मंशियात वगैरह, हेरोइन की लानत भी इसी दौर में पाकिस्तान में आम हो गई, ठीक है। यानी इससे पहले पाकिस्तान की ये चीज़ें बेहतर थीं
और इस जंग के बाद ये नुकसान हुआ पाकिस्तान को। Pakistan's economy had to face great stress due to large-scale migration of people from Afghanistan. पाकिस्तान में आने वाले अफ़गान महाजिरीन की वजह से पाकिस्तानी मैशियत पर बहुत, यानी इकॉनमी पाकिस्तान की जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। अंडरस्टूड सी बात है। जैसे आप एक घर की मिसाल लें कि अगर एक घर में 2 ही कमरे हैं या 4 कमरे हैं और वहाँ पे उतने ही ज़्यादा अफराद रहते हैं और मज़ीद और 10-15 अफराद उस घर में आ जाएं तो गुंजाइश कम पड़ जाती है और बजट पे भी असर होता है। इसी तरह मुल्कों का हिसाब होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने मिलियंस की तादाद में अफ़गान महाजिरीन को पनाह दी थी। तो इस सिलसिले में एक तो ड्रग्स की प्रॉब्लम आ गई, फिर इल्लीगल वेपन्स जो हैं वो पाकिस्तान में ले आए गए, ये भी पाकिस्तानी हुकूमत को मसला हुआ। और इसके अलावा इकॉनमी जो है पाकिस्तान की वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई। इकॉनमी कहते हैं मुआशी हालात को, ठीक है। इन्फ्लक्स ऑफ अफ़गान रिफ्यूजीज़ इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद ये होगी ना कि बाज़ ज़राए मुआश अफ़गान जिहाद के, यानी कि जो कारोबार वगैरह थे ना वो मुहाजिरीन के कब्ज़े में चले गए, ठीक है। यानी इतनी ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान में जब अफ़गानी शामिल हुए तो ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने आकर रोज़गार पे, काफ़ी सारे रोज़गारों पे कब्ज़ा कर लिया, जिसकी वजह से मुल्क की जो अपनी एक अंदाज़ था कारोबार करने का उसमें तब्दीली आ गई, ठीक है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इंक्रीज्ड एंड क्राइम रेट वेंट अप। ये तो बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान को अब तक भी फेस करना पड़ रहा है कि जो मुल्क में जराइम और दहशत गर्दी की जो शरह थी ना उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, ठीक है। After the end of Afghan jihad, the Americans didn't make any serious effort to establish democratic system or a strong government in Afghanistan, ठीक है। जिहाद के ख़ात्मे के बाद अमरीकियों ने अफ़गानिस्तान में नुमाइंदा जमहूरी निज़ाम या कोई मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश नहीं की थी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अब ये जब दोबारा से आबाद हुआ ना अफ़गानिस्तान तो वहाँ पे कोई बाकायदा सही सिस्टम नहीं कायम किया गया, हुकूमती सिस्टम। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ रशियन occupation forces power struggle began, the warlords started fighting with each other. This internal Afghan strife made our western borders unsafe. रूसी और दीगर गैर मुल्की फ़ौजों के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए खाना जंगी का आगाज़ हो गया, जिसकी वजह से हमारी मगरबी सरहदें गैर महफूज हो गईं। यानी कहने का मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान का हुकूमती सिस्टम सही सेटल ना होने की वजह से पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा। तो यहाँ पे हमारा ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बेटा कोई छोटा टॉपिक हो या बड़ा वो आपको मुतासिर कर जाते हैं एग्ज़ाम्स में अगर आप उसको इग्नोर कर दें तो अब तो SLO बेस के तहत आपकी तैयारी होती है। तो मोहम्मद ख़ान जुनेजोज़ गवर्नमेंट 1985 to 1988 आफ्टर हिज सक्सेस इन अ कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम, एक मुतनाज़े, कंट्रोवर्शियल होता है मुतनाज़े जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई हो, बहुत ज़्यादा तनाज़ा उसका चल रहा हो। रेफरेंडम कहते हैं राय लेना लोगों की, ठीक है। यानी कि काफ़ी मुश्किलात के बाद जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक टुक ऑथ फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। एक मुतनाज़े रेफरेंडम में कामयाबी हासिल करने के बाद 23 मार्च 1985 को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने बहाल शुदा आइन के तहत 5 साल के लिए सदर पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाया, ठीक है। अंडर रिस्टोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन नॉन पार्टी बेसिस एंड अ वेल रिप्यूटेड सिंध बेस्ड पॉलिटिशियन मोहम्मद खान जुनेजो वाज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर। गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात करवाए गए और सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एक नेक नाम सियासतदान मोहम्मद खान जुनेजो को वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। द पार्लियामेंट पास्ड 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन दिसंबर 1985। पार्लियामेंट ने 8 जो तरमीम थी कॉन्स्टिट्यूशन में वो उन्होंने पास कर दी, ठीक है। और इस तरमीम को 8वीं तरमीम को मंजूर करवाने के बाद क्या किया गया कि मार्शल लॉ वॉज लिफ्टेड, उठा लिया गया,
मार्शल लॉ लगा हुआ था वो ख़त्म कर दिया गया इस दौर में। फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कहते हैं तब्दीली करना किसी चीज़ में। तो आइन में जो थोड़ी बहुत रद्द-बदल की गई थी उसके ये स्टेप्स थे। All the steps so far taken by General Muhammad Ziaul Haq and all changes in the constitution affected by him were legalized. सदर ज़ियाउल हक के तमाम इक़दामात और आइनी तरामीम को मंजूर करा लिया गया। नंबर 2 पे आता है प्रेसिडेंट्स पावर टू डिज़ोल्व द पार्लियामेंट, यानी प्रेसिडेंट के पास जो एक पावर होती है पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करने की, वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, यानी कि उसे कानूनी हैसियत दे दी गई। सदर के पार्लियामेंट तोड़ने के इख्तियार को आइनी हैसियत दे दी गई। तीसरे नंबर पे ऑल स्टेप्स टेकन बाय जनरल ज़िया इन परसुएंस ऑफ इस्लामाइजेशन पॉलिसी वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। ज़ियाउल हक के नाफिज करदा तमाम इस्लामी इक़दामात को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया। यानी कहने का मतलब है कि तमाम जो उन्होंने चीज़ें मंजूर करवाई थी उसमें वो सब की सब उन्होंने कानून में शामिल करवा ली। ठीक है। इट वॉज़ अ जनरल परसेप्शन अबाउट जुनेजो। मोहम्मद खान जुनेजो, जिनकी यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही होगी, उनके बारे में कह रहे हैं कि उनके बारे में जनरल एक परसेप्शन थी, आम तासुर था, दैट ही विल ऑलवेज फॉलो ज़ियाज़ लाइन, कि वो हमेशा ज़ियाउल हक की बात मानेंगे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे, एंड रिमेन लॉयल टू हिम, और उनके साथ बहुत वफादार रहेंगे। बट कॉन्ट्रेरी टू ऑल एक्सेप्शंस जुनेजो स्टार्टेड टू असर्ट द अथॉरिटी ऑफ द सिविल गवर्नमेंट। लेकिन इस तासुर के बरक्स जब उन्होंने ज़ियाउल हक को सिविल हुकूमत की अथॉरिटी का एहसास दिलाना शुरू किया, दिस क्रिएटेड अ रिफ्ट बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। इसकी वजह से उन दोनों के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया या इख्तिलाफ पैदा हो गया, विच फर्दर इंक्रीज व्हेन मोहम्मद खान जुनेजो एक्सप्रेस्ड हिज इंटेंशन टू curtail डिफेंस बजट फॉर स्ट्रेंथिंग नेशनल इकोनॉमी। जब मोहम्मद खान जुनेजो ने मैशियत को बेहतर बनाने के लिए दिफाई बजट में कमी की बात की थी, लेकिन बट द जेनेवा अकॉर्ड प्रूव टू बी द अल्टीमेट काज फॉर द रिमूवल ऑफ मोहम्मद खान जुनेजो। लेकिन उनकी बरतरफी की फौरी वजह मुआहदा जेनेवा बना। ठीक है, यानी कि मुआहदा जेनेवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम पेज नंबर 12 पे आ गए हैं। और द जेनेवा अकॉर्ड यानी कि जेनेवा का मुआहदा, द मेन पर्पज ऑफ जेनेवा टॉक्स वाज टू सेट अ डेडलाइन फॉर द विड्रॉल ऑफ सोवियत आर्मी फ्रॉम अफगानिस्तान। मुआहदा जेनेवा का मकसद अफगानिस्तान में सोवियत अफवाज के इनखला का एक टाइम टेबल तय करना था, यानी कि वो डेडलाइन उनको देनी कि वो कब तक अफगानिस्तान से निकलेंगी। जनरल ज़िया वाज ऑफ द ओपिनियन दैट पाकिस्तान शुड नॉट साइन दिस एग्रीमेंट अनटिल अ मुजाहिदीन गवर्नमेंट इज़ इस्टेब्लिश्ड इन काबुल। जनरल ज़िया जो हैं वो ये कहते थे कि उस वक्त तक पाकिस्तान को साइन नहीं करने चाहिए, इस एग्रीमेंट पर दस्तखत वगैरह नहीं करने चाहिए जब तक कि काबुल में अफगान मुजाहिदीन की हुकूमत ना कायम हो जाए। In 1988, the Junejo government called a roundtable conference of political parties for discussing what position Pakistan should take in Geneva talks. 1988 में जब जुनेजो हुकूमत ने जेनेवा मुआहदे पर मुशावरत के लिए सियासी जमातों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई तो सियासतदानों और वज़ीर आज़म की राय सदर की राय से मुख्तलिफ थी। यानी कहने का मतलब है कि जो सदर पाकिस्तान थे वो ये चाह रहे थे कि इस मुआहदे पर दस्तखत ना किए जाएं जब तक कि काबुल में बाकायदा हुकूमत ना कायम हो जाए। ठीक है, जिसकी प्रॉब्लम बाद में बताई भी गई थी। जबकि जो मोहम्मद खान जुनेजो थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सदर पाकिस्तान से मुख्तलिफ था। सदर और वज़ीर आज़म की राय में इख्तलाफ पाया जाता था। यहाँ पे ये बात वो क्लियर कर रहे हैं। All the political parties supported Junejo's point of view, which was different from Ziaul Haq's opinion. तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी सियासी पार्टीज़ ने सपोर्ट किया जुनेजो को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ज़ियाउल हक के मुकाबले में। ठीक है, यानी ज़ियाउल हक की पेशकश को रद्द करते हुए उन्होंने मोहम्मद खान जुनेजो के ओपिनियन को मंजूर किया सबने। इन 1988 पॉलिटिकल कंसेंसस वाज डेवलप्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेवा अकॉर्ड।
1988 में सियासी चक्करें शुरू हो गई, ठीक है, यानी कि आपस में कुछ उनके मसले मसाइल शुरू हो गए जेनेवा का जो मुआहदा था उसके ऊपर। जनरल ज़ियाउल हक वाज अनहैप्पी विद द प्राइम मिनिस्टर। जनरल ज़ियाउल हक जो है वो नाराज़ हो गए प्राइम मिनिस्टर के साथ, बिकॉज ही थॉट दैट पाकिस्तान वाज गोइंग टू become unsafe if Americans leave Afghanistan without setting up a stable government in Kabul। कि अगर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में कोई बाकायदा हुकूमत कायम नहीं की और उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उस सूरत में वो इनके इस फैसले से जो वज़ीर आज़म थे जुनेजो साहब, उनके फैसले से मुत्तफ़िक नहीं थे, यानी उनकी आपस में इख्तिलाफ हो गया इस बात पर। Pakistan and Afghanistan signed the Geneva Accord on April 14, 1988। 1988 14 अप्रैल को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने जेनेवा अकॉर्ड यानी जेनेवा यूएस एंड सोवियत यूनियन साइंड द अकॉर्ड एज गारंटियर्स, ठीक है, जामिन के तौर पर, यानी उन्होंने गारंटी के तौर पर दो ममालिक ने जिसमें यूएस और रूस और अमेरिका, ठीक है, ये दो ममालिक आ जाएंगे, उर्दू में आप इसको अगर देखेंगे तो, और सोवियत यूनियन भी रूस को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ जी कि दिस रिजल्टेड इन द एंड ऑफ अफ़गान वार। इसके नतीजे में ना अफ़गान वार ख़त्म हो गया। आपने ये जो अफ़गानिस्तान की जंग के ख़त्म होने की डेट है ना 14 अप्रैल 1988, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड हर डिफीट। सोवियत यूनियन ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली एंड एग्री टू विड्रॉल ऑल हर ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान टिल फरवरी 15, 1989। 1989 में 15 फरवरी को अफ़गानिस्तान ने अपनी फ़ौजें वहाँ से निकालने का अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए अपनी फ़ौजें वहाँ से निकालने का फ़ैसला कर लिया अफ़गानिस्तान से। दिस रिजल्टेड इन द एंड ऑफ अफ़गान वार। इसके नतीजे में अफ़गान वार ख़त्म हो गई। ज़ियाउल हक डिसमिस्ड जुनेजो गवर्नमेंट ऑन मई 29, 1988। ज़ियाउल हक ने डिसमिस कर दी जुनेजो हुकूमत मई 29, 1988 को। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक डाइड इन अ प्लेन क्रैश ऑन अगस्त 17, 1988। सेनेट चेयरमैन गुलाम इसहाक खान टुक ओवर एज प्रेसिडेंट आफ्टर ज़ियाज़ डेथ। सेनेट के जो चेयरमैन थे गुलाम इसहाक खान, उन्होंने जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक जो कि शहीद हो गए थे 17 अगस्त 1988 को, ठीक है, उनकी जगह पर उन्होंने ओहदा संभाला सदर का, ठीक है, यानी कि उनके बाद वो सदर आए। और जो मोहम्मद खान जुनेजे थे उनको ज़ियाउल हक अपनी ज़िंदगी में ही बरतरफ कर गए थे, ठीक है, मई 29, 1988 में। रिस्टोरेशन ऑफ सिविल गवर्नमेंट 1988, 1999। सिविल हुकूमत की बहाली 1999 और 1998 से लेकर 1999 तक, ठीक है। बेनज़ीर फर्स्ट रिजीम 1988 टू 1990। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सबसे पहला दौर जो कि 1988 से शुरू होकर 1990 तक गया। On the direction of the Supreme Court of Pakistan, elections in 1988 were held on party basis. Pakistan People's Party under the leadership of Benazir Bhutto won majority of seats. On December 1st, 1988, Benazir Bhutto took oath as the first woman Prime Minister of Pakistan as well as of the Muslim world. नवंबर 1988 में आम इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के नतीजे में जमाती बुनियादों पर कराए गए। इंतखाबात में बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 92 नशीसें जीतकर सबसे बड़ी सियासी जमात की हैसियत से उभरी। 1 दिसंबर 1988 को बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान और आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला। बेनज़ीर भुट्टो भारी अक्सरियत के साथ 1988 में सबसे पहली बार फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर वुमेन जो प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट थी उनके तौर पर वो आई। और उसके बाद उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ बेनज़ीर फर्स्ट गवर्नमेंट, बेनज़ीर की फर्स्ट गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे वो क्या थे। बेनज़ीर भुट्टो ट्राई टू इम्प्रूव इन्वायरमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। रिलेशनशिप विद इंडिया एंड अमेरिका स्टार्टेड इम्प्रूविंग।
इंडिया और अमेरिका के साथ एक तो उन्होंने रिलेशनशिप इम्प्रूव करने शुरू कर दिए। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बैरूनी जो इन्वेस्टमेंट्स थी उनमें वो बहुत ज़्यादा बेहतरी की कोशिश करने लगी, यानी बैरूनी ममालिक से सरमायाकारी की कोशिशें उन्होंने शुरू कर दी। और फिर इसके अलावा इन्होंने क्या किया, बैन ऑन स्टूडेंट एंड ट्रेड यूनियंस वॉज लिफ्टेड, ठीक है। इसके अलावा यूनियंस पर से पाबंदी हटा दी गई। सेंसरशिप ऑन द प्रेस वाज आल्सो लिफ्टेड, क्योंकि ज़ियाउल हक के दौर में ना अखबारात के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी अखबार में लिखने पर। ये वो सेंसरशिप से यहाँ मुराद ये है कि बेनज़ीर भुट्टो की जब हुकूमत आई तो उन्होंने सबसे पहले अखबारात के ऊपर से पाबंदियाँ हटाई। वुमेंस डिफेंस वाज रेज टू विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्ट्री इन 1989, और 1989 में वुमेंस डिवीजन जो थी उसको वजारत का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। फर्स्ट वुमेन बैंक वाज इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, सबसे पहला ख़वातीन का बैंक इसी पीरियड में बनाया गया। मोर देन 48,000 schools were established and 1,800 villages were electrified। ये कुछ अच्छी बातें हैं जो कि इस दौर में हुई थी, जिनमें ये बता रहे हैं कि तकरीबन 48,000 से ज़्यादा स्कूल बने, ठीक है। और इसके अलावा 1800 गांव जो हैं उन्हें देहात उनको बिजली फराहम की गई। डिसमिसल ऑफ बेनज़ीर गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान exercising power under section 58(2)(b) of the constitution dismissed Benazir's government on charges of corruption, incompetence and mismanagement. National Assembly was also dissolved on August 6, 1990. The first government of Benazir lasted for about 20 months. बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफ़ी, गुलाम इसहाक़ खान ने करप्शन, नाअहली और बद इंतज़ामी के इल्ज़ाम लगाकर बेनज़ीर की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। ये इक़दाम आइन की दफ़ा 58/2, यानी कि ये इसका नंबर है, ठीक है, 58(2)(b) के तहत किया गया। 6 अगस्त 1990 को कौमी असम्बली पर तहलील कर दी गई। बेनज़ीर की ये हुकूमत 20 माह से ज़्यादा ना चल सकी। इससे आगे आएगा नवाज शरीफ फर्स्ट रिजीम 1990 एंड 1993 तक, यानी कि 1990 से 93 तक का नवाज शरीफ का दौर आएगा। इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और ये पेज नंबर 13 पर है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही है।